शो में। पंजाब पावर कंपनी में मुबैना बेज़ाब्तिगियां, इकराम नवीद का बड़ा एतराफ। हाउसिंग सोसाइटीज में मुबैना बेकायदगियां, नैब रावलपिंडी का अहम रेफरेंस। कायम अली शाह की नैब तलबी, अराजी वार गुजार कराने की कोशिशें तेज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। ज़मीनों के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात प्रोग्राम में होंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात होगी, नैब कराची, क्या नैब रावलपिंडी और मजमूई तौर पर नैब लाहौर समेत ओवरऑल जो इस वक्त बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ नैब की तरफ से जारी हैं, उसमें कुछ अहम इंकशाफात, अहम हकायक आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे आपके सामने। और इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हुए बात पहले पंजाब पावर कंपनी की हो जाए, क्योंकि ये वो अहम मामला है, ये वो अहम नेक्सस है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, उनके दामाद इमरान यूसुफ और उसके साथ साथ पंजाब पावर कंपनी के CFO जो इस वक्त हैं नवीद, इकराम नवीद, जिसके इन्वॉल्वमेंट के नाम सामने आ चुका है, जो अरेस्ट हुआ था 12 अप्रैल 2018 को, 12/4/2018, और उसके बाद जून 2018 में इसने प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन नैब को दी थी। इस अहम तरीन केस में कुछ अहम मामला जो आगे बढ़े, जिस तरह से पेशरफ्त हुई है, वो आपके सामने रखते चलते हैं। क्योंकि जिस तरह से तहकीकात में बात सामने आई, तो पंजाब पावर कंपनी के अकाउंट्स में इससे पहले, जिसमें ये 2013 से 2015 तक सर्व कर रहे थे एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उससे पहले एरा यानी अर्थक्वेक के हवाले से जो अथॉरिटी है उधर काम करते थे, और फिर उससे पहले PHA में काम करते थे। तो पंजाब गवर्नमेंट, एक्स पंजाब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किस तरह से थी, उसका अंदाजा आपको इन दस्तावेजात से होगा। पहले तो ये कितनी एम्बेजलमेंट हुई है, लेट्स रीड दिस फर्स्ट। आपके सामने उस रेफरेंस से मैं ये कोट कर रहा हूं जिसमें कहा गया कि PPDCL यानी पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी में जो इन्होंने एम्बेजलमेंट करी वो 232 मिलियन रुपीस की थी, तकरीबन 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की। एरा के अंदर इन्होंने 208 मिलियन रुपीस और इसी तरह से PHA में 37 मिलियन रुपीस की एम्बेजलमेंट करी। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इल गॉटन प्रॉपर्टीज 17 मिलियन, और इसी तरह से प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और ये इन्होंने एरा में जब ये थे इन्होंने किया तकरीबन 3 मिलियन रुपीस के। और अगर टोटल आप करें, सम अप करें इस डॉक्यूमेंट को, तो टोटल एम्बेजलमेंट अमाउंट विद गेन एंड प्रॉफिट्स वो बनती है 499 मिलियन रुपीस, तकरीबन 499 मिलियन यानी तकरीबन 500 मिलियन रुपीस की अमाउंट ये बनती है जो एम्बेजलमेंट हुई पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी और दीगर इदारों में। और फिर इसमें अहम इंकशाफ, जिसका आप कह सकते हैं कि जो नेक्सस की मैं बात कर रहा था, वो नेक्सस किस तरह बेनकाब होता है, तो आप ये पैराग्राफ पढ़ें जिसमें लिखा है कि दैट द इन्वेस्टिगेशन that out of the total embezzlement amount of 499 million, the accused has transferred an amount of rupees 131 million rupees to one Imran Ali Yusuf, son of Muhammad Yusuf, and has utilized the remaining amount of rupees 367 million rupees for purchase of various other properties and other purposes. तो ये इमरान यूसुफ जो हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, खादिम आला पंजाब जो अपने आप को कहते थे, और जो कहते थे कि 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए, कब्र से निकाल लो, इधर कर लो, ये कर लो। ये उनके दामाद को अमाउंट दी गई अकॉर्डिंग टू द अक्यूज्ड, और ये अक्यूज वो है जो प्ली बार्गेन पर एग्री कर चुका है। ही हैज एग्रीड ऑन अ प्ली बार्गेन। तो नैब आगे लिखता है कि द अक्यूज्ड has filed an application for plea bargain in the Learned Accountability Court, Lahore, on 4 June 2018, which was forwarded to this bureau. Accused Ikram Naveed also filed applications for plea bargain on 4/8 यानी 4 अगस्त 2018 and 14/9 यानी 14 September 2018. The accused voluntarily pleaded guilty of the offences and offered to return the gains acquired by him during the course of offence. ये आपने देखें जी अहम इंकशाफात अक्यूज्ड के पंजाब पावर कंपनी के हवाले से और PPDC के जो मामलात हैं उसके हवाले से, और इस अहम कंपनी में इमरान यूसुफ साहब को जो पैसे ट्रांसफर हुए वो भी हैं ये इंकशाफात में शामिल। लेकिन इसमें एक अहम फहरिस्त भी है जो अभी नहीं, मैं कुछ देर में दिखाऊंगा, जो उनकी एसेट्स की है, जो ये प्ली बार्गेन नैब से कर रहे हैं। तो इन्होंने जो एसेट्स अक्वायर किए थे इलीगली, ये नैब को वापस करने को तैयार हुए, रजामंद हुए हैं। तो वो इलीगल एसेट्स की आप फहरिस्त देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, और वो उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं, मेरे साथ राना अजीम साहब मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफी हैं, इस वक्त लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद भट्टी साहब जो कि साबिक DG नैब, और जनाब जनरल अमजद शोएब साहब कुछ देर में हमारे साथ होंगे।
पहले शहजाद भट्टी साहब, अगर आप तक आवाज आ रही है सर, ये प्ली बार्गेन और इस तरह का केस इतना बड़ा जिसमें अक्यूज ये कहे कि बाकी मैंने 13 करोड़ रुपए किसी और को दे दिए और मैं आपको सारी तफसीलात उस हवाले से फराम करूंगा, अगर नहीं है तो मैं लायबल हूं वो देने के लिए पैसे, और मैंने 500 मिलियन उसमें से उड़ाया या मैंने घपला किया और मैंने उसमें से 131 मिलियन दे दिए, तो सर ये क्या, कितनी सिग्निफिकेंस है इस बयान की? शहजाद साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर फरमाइए, आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए इसमें एक, क्योंकि ये कानून के मुताबिक सेक्शन 25 का एक हिस्सा है प्ली बार्गेन, तो ये बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के होता है। सिर्फ इसमें टाइम इसलिए लगता है कि अक्यूज जो होता है, जब उसको पता लगता है कि अब मेरे गिर्द घेरा जो है वो तंग हो गया है और एविडेंस जो है वो बड़ी सही किस्म की जो है वो नैब ने कलेक्ट कर ली है, तो वो फिर प्ली बार्गेन के लिए अप्लाई कर देता है अपनी जान छुड़ाने के लिए। लेकिन नैब का जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उस बड़ी डिटेल में जाता है, क्योंकि वो इतनी हेस्टी काम नहीं करता कि उस वक्त वो मान जाए कि अच्छा जी ठीक है, उस वक्त प्ली बार्गेन को, उस वक्त तक नैब को शायद 4 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ के एसेट मिले हों, तो नैब ने केस को टोटलिटी की तरफ लेके जाना होता है। तो जब टोटलिटी की तरफ लेके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पैसे किकबैक में लोगों ने रिसीव किए वहाँ मनी ट्रेल कहीं और भी जा रही है। तो ये टाइम जो लग रहा है, यानी आपने देखा पहले उसने जून में अप्लाई किया, फिर सितंबर में किया, फिर अक्टूबर में किया और अभी तक नैब ने उसको अप्रूव नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि वो पूरे टोटल एसेट्स का अहाता करना चाहते हैं कि ये करप्शन कितनी है। अच्छा। और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नैब चाहती है कि मैक्सिमम रिकवरी हो जाए, यानी अगर उसने 499 मिलियन की करी है इस वक्त करप्शन और अगर वो प्रूव हो गई है एंड ही इज एग्रीइंग टू पे बैक, तो वो मैक्सिमम अमाउंट रिट्रीव कर सके नैब। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं शाह साहब। जी ऑब्जेक्टिव ही दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो जितना लॉस हुआ है, पहली बात यह है कि लॉस जो होता है वो ओरिजिनल अमाउंट पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है करंट अमाउंट में। अच्छा। क्योंकि करंट अमाउंट में जितना अरसा उस पैसे को उसने अपने पास रखा है उसके ऊपर काइबर का रेट लगाया जाता है और उसके हिसाब से उसके ऊपर से प्रॉफिट लिया जाता है कि इतना पैसा इसने इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर उससे उस पैसों से कोई एसेट एक्वायर किए हैं तो वो एसेट जितनी कीमत के बन जाते हैं वो या तो वो कीमत देता है या वो एसेट जो हैं उनको बेच के पूरे नैब को वापस किया जाता है पैसा। और दूसरा एम ये होता है कि जब वो बंदा प्ली बार्गेन करता है, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है कोर्ट के सामने, तो इसका मतलब यह है कि उसने जिस शख्स को पैसे दिए हैं वो भी फिर इसके अंदर पक्के गिल्टी हैं। अच्छा, ये अगर वो अपने मुंह से कि मैंने पैसे दिए तो सर वो आगे से कन्फर्म भी तो करे दूसरे आदमी से, और वो दूसरा आदमी अगर मफरूर हो चुका है तो फिर ये साबित कैसे हो कि मैंने उसको इतने पैसे दिए हैं और वो एग्जैक्ट बता रहा है कि 131,937,583 रुपीज, तो उसके पास कोई पेमेंट यानी बैंक के थ्रू डिपॉजिट हुआ है, क्या हुआ है, वो सारे डिटेल्स इसने दी होंगी ना आगे। देखिए, मुझे एक केस याद आ रहा है कि पेशावर में कुछ पैसे इसी तरह एक कंट्रैक्टर ने बैग में रख के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को पहुंचाए थे, तो वो भी कैमरों के जरिए ट्रेस हो गया था कि वो बैग लेके जा रहा है। तो यहाँ भी यही चीज होती है। पहले तो ये है कि यहाँ जितने पैसे गए होंगे कोई बैंक की ट्रेल होगी, इतने ज्यादा पैसे हैं ये जो आपने बताए हैं कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद को गए हैं, तो ये मनी ट्रेल जो है नैब का काम ये है कि इस मनी ट्रेल को ढूंढे, क्योंकि मनी ट्रेल को ढूंढे बगैर एविडेंस, वीक एविडेंस के साथ तो नहीं जाया जा सकता ना। उसका बता देना वो तो बाद में जाके जब केस चल रहा होगा, रेफरेंस चल रहा होगा, प्री बार्गेन उसने तो कर ली तो वो तो बाद में ये कहेगा जी मैंने तो प्री बार्गेन अंडर ड्यूरेस की थी और मैं ये बंदों का नाम तो मुझसे जबरदस्ती लिए गए हैं। तो ये इसलिए कोशिश की जाती है कि उसको सपोर्टिंग एविडेंस साथ लग जाए ताकि ये प्ली बार्गेन और सपोर्टिंग एविडेंस मिलके एक कंक्रीट एविडेंस बन जाए। सही। अच्छा, अब इसने जो कहा है जी कि दैट द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट आउट ऑफ द टोटल एम्बेजलमेंट अमाउंट ऑफ 499 मिलियन द अक्यूज्ड हैज ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीस 131 मिलियन, और आगे इस रेफरेंस में ये लिखा है जी कि that for the amount of 139 million transfer to Imran Ali Yusuf, the accused will provide admissible evidence, otherwise he will be liable for payment of the said amount। यानी एविडेंस फराम करना इस मुल्जिम का काम है और अगर नहीं होता तो he is liable to pay this amount। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राना अजीम साहब, ये 131 राना अजीम साहब आपकी क्या इस पर रोशनी डालें ये इकराम नवीद नामी कैरेक्टर पर, और ये 131 मिलियन रुपीज इमरान यूसुफ तो मफरूज, शहबाज साहब कहते हैं मैंने 1 रुपए की करप्शन नहीं करी, ये क्या माजरा है इस पर राना साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैंने अभी के प्रोग्राम में हमने इसको सबसे पहले बेनकाब भी किया था और इसके डॉक्यूमेंट्स भी सामने लेकर आए थे। बात यह कि इमरान यूसुफ जो है, अली इमरान यूसुफ जो है, उसने किस हैसियत से ये सब कुछ किया? क्या वो अकेला इस काबिल था कि वो कुछ कर सकता? क्या वो बज़ात खुद अपनी ज़ात में वो इतना फुल था कि वो ये करप्शन कर सकता? वो ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसने सारा फ़ायदा उठाया है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का दामाद होने की हैसियत से। और आपको बताऊं कि उस वक्त इस तरह लगता था जैसे पंजाब के वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज भी है, अली इमरान भी है, और जो वो चाहते थे वो करते थे। और आप देखें कि हाली अभी तो बहुत कम चीज़ें निकली हैं। अभी जब इन्वेस्टिगेशन का एक पहला मरहला है, जिसके बाद उसने कहा प्ली बार्गेनिंग कर लें, जब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और उसने इकरार भी कर लिया है कि अली इमरान को मैंने क्या क्या दिया, किस किस तरीके से दिया, क्या क्या फ़ायदा उठाया, कौन कौन सी रकम किस किस में तकसीम की गई, किसको दिया गया, कितना हिस्सा दिया गया। अगर आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट छोड़ दें, तो बयान आप सिर्फ PHA का डिपार्टमेंट ले लें, तो PHA के डिपार्टमेंट में मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि हजरत साहब ने उसमें क्या किया, कितने कितने लाखों रुपए के बोर्ड जो थे वो लगाने की इजाजत किस तरह दी जाती थी, उसमें कितने पैसे किस तरह रिश्वत लिए जाते थे, किसको वहां पर क्या क्या चीजें दी जाती थी। उसमें साइन जो है DGPHA के नहीं होते थे, उसमें रिकमेंडेशन DGPHA की नहीं होती थी। राणा साहब, ये जो मालूमात अली इमरान का होता था। राणा साहब, ये मालूमात मैं आपसे अगर मुझे याद दें तो एक ब्रेक के बाद ये जो PHA की मालूमात आप फराहम कर रहे हैं ना, क्योंकि PPDC के हवाले से तो हमारे पास PHA में क्या हुआ है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि PHA से तकरीबन 37 मिलियन रुपीस का एम्बेजलमेंट हुई है इनकी जानिब से। वील आस्क यू आल्सो दैट, और फिर एसेट्स की फहरिस्त भी नाज़रीन के सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में एक BS20 यानी 20th ग्रेड के एक रिटायर्ड ऑफिसर जो कि ऑडिट ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, इकराम नवेद, एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी अपॉइंट हुए। उससे पहले एरा में और उससे पहले PHA में इस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट थी। और एज अ प्ली बार्गेन, यानी जो प्ली बार्गेन में उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है, उसमें जो उनकी फहरिस्त है असासाजात की, ये माशाल्लाह आज चीमा साहब से भी, और आप अगर फवाद हसन फवाद साहब की बात करें तो उससे भी तवील है ये फहरिस्त। और ये अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो शायद पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, इसलिए मैं कुछ आपको कुछ सीधा चीजें आपको दिखाता रहता हूं, बताता रहता हूं। जो उन्होंने कहा है जी कि एग्रीकल्चर लैंड है उनकी 122 कनाल की, और 122 कनाल की, और उसमें उनके एहसन इकराम जो बेटे हैं उनके नाम पर है, ये लाहौर में है। एक और एग्रीकल्चर लैंड है 27 कनाल की, और ये भी एहसन इकराम के नाम पर है। एक रेजिडेंशियल लैंड है जो कि 4 कनाल की है, और ये भी एहसन इकराम जो उनके बेटे हैं उनके नाम पर है। रेजिडेंशियल लैंड एक और 8 कनाल की, और जो भी एहसन इकराम के नाम पर, इनके बेटे के नाम पर है। एक एग्रीकल्चर लैंड है 75 कनाल की, और ये जो है वो लाहौर में इस वक्त मौजूद है। ये जमीन भी रेजिडेंशियल लैंड एक और 3 कनाल की, और ये भी लाहौर में। एक लैंड है जी 19 कनाल की, और ये पीर सुहावा तहसील के अंदर हरीपुर खैर पख्तूनख्वा में मौजूद है। एक लग्जरी अपार्टमेंट जो कि 2nd फ्लोर में मौजूद है जी गालिब मार्केट लाहौर। और इसी तरह से एक 1 यूनिट है इनका ग्राउंड फ्लोर मेजरिंग 286 स्क्वायर फुट, और ये इनके अपने नाम पर है गुलबर्ग लाहौर में। एक अपार्टमेंट है, और ये अपार्टमेंट 4थे फ्लोर पर है जी, इसका 868 स्क्वायर फुट है, समीना इकराम यानी इनकी वाइफ के नाम पर है, गुलबर्ग आर्केड गुलबर्ग लाहौर में। इसी तरह एक और अपार्टमेंट है, और ये जो 4थी फ्लोर पर, और ये भी गुलबर्ग के अंदर मौजूद है। एक पेंट हाउस है इस्लामाबाद कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स में, एक और पेंट हाउस है ये इस्लामाबाद कंट्री क्लब अपार्टमेंट्स में, और एक शॉप है F10 के अंदर इस्लामाबाद में। एक शॉप है जो लाहौर में है इस वक्त MM आलम रोड पर। एक और दुकान MM आलम रोड के ऊपर है। एक फ्लैट है 2nd फ्लोर पर। मैं पानी शायद पीना पड़े, मेरा हल खुश्क हो गया बोल बोल के, इतनी लंबी फहरिस्त। एक और शॉप है जो कि इस वक्त MM आलम रोड लाहौर पर है। एक फिरोजपुर रोड के ऊपर एक और फ्लैट है, एक फ्लैट इनका फ्लैट नंबर 207 फिरोजपुर रोड लाहौर। एक और फ्लैट है जी 2nd फ्लोर के ऊपर, और ये भी फिरोजपुर रोड पर है। और एक और फ्लैट है फिरोजपुर रोड के ऊपर, लिंक फिरोजपुर रोड लाहौर के ऊपर, सारा ब्लॉक शमा रोड। एक फ्लैट और है जी नंबर 106 1st फ्लोर मेजिंग 819 स्क्वायर फीट इन द नेम ऑफ एहसन इकराम, इनके बेटे के नाम पर, और ये भी फिरोजपुर रोड के ऊपर। इसी तरह 850 स्क्वायर फीट का एक और फ्लैट। ये अगर लाइन से देखें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्लैट्स हैं इनके, और ये सारे फिरोजपुर रोड के ऊपर है। और फिर
एक और फहरिस्त है जी, ये एक और आप देखें कागज निकला है और इसमें इनका एक 2642 स्क्वायर फीट का एक और अपार्टमेंट है और ये सेक्टर F इस्लामाबाद में है, F84 इस्लामाबाद में। अच्छा, एक और फ्लैट इनका इस्लामाबाद में इसी तरह मरी के अंदर इनकी इकराम नवीद यानी इनके बेटे के नाम पर एक अपार्टमेंट है, C270 ब्लॉक नंबर। 3 अपार्टमेंट्स और हैं जी, ये 4500 स्क्वायर फुट के, और ये भी लाहौर गुलबर्ग में 6 अपार्टमेंट 7वीं फ्लोर के ऊपर हैं अपने बेटे के नाम पर। ये डाउनटाउन मॉल लिबर्टी मार्केट लाहौर में है और इसकी पेमेंट गई है 19 मिलियन रुपीस। फिर एक दुकान है इनकी हजबेरी हाइट शॉपिंग सेंटर लिबर्टी मार्केट लाहौर। फिर एग्रीकल्चर लैंड की अलग फहरिस्त है। राना अजीम साहब, मैं तो उस पर थक गया हूं पढ़ के, ये तो मामला खत्म ही नहीं हो रहा। ही इज ओनली ए 20th ग्रेड रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर। ये हो क्या रहा था इन कंपनीज में, ये क्या काम चल रहा था राना साहब? देखें, ये थी नोट छापने वाली मशीन, और ये किसकी थी? ये थी मियां शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, अली इमरान की। ये उनकी मशीन थी जो नोट छापती थी। होता क्या था, देखिए इसने अपने हिस्से में रखा है 25%, 75% इसका हिस्सा गया है सरकारी खाते में। तो कौन सा सरकारी खाता? यानी मैं उसको सरकारी खाता कहता हूं जो गया अली इमरान को, जो गया हमजा को, जो गया मियां शहबाज शरीफ को। मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान के तमाम इदारे सोए हुए थे? FBI सोई हुई थी? क्या दूसरे अदारे सोए हुए थे कि एक शख्स की इतनी जायदाद, उसके बेटे के नाम, उसकी बीवी के नाम, उसके अजीज अकारब के नाम इतनी जायदाद बनाता है? सरकारी वो मुलाजम है, किसी कागज में, किसी कागजात के अंदर नैब में पकड़े जाने से पहले उसे डिक्लेयर नहीं करता कि मेरी ये प्रॉपर्टी है। तो उस वक्त अदारे कहां थे? इसने ये प्रॉपर्टी कहां से बनाई? इसने प्रॉपर्टी सारी वहां से बनाई कि जो ये चाहता था कि मुझे फलां जगह पर तैनात कर दे। जब इसकी तैनाती होती थी तो वहां पर बाकायदा एक डील होती थी कि भाई तुम तैनात होने लगे हो तो यहां पर इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, इतना हमारा होगा। PHA में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि PHA में रोजाना लाखों रुपए जो है वो कमाए जाते थे बोर्डों की आड़ में, वहां पर पब्लिसिटी की आड़ में। वहां पर होता क्या था कि ये इतने बोर्ड जो है फला शख्स को देने हैं, और उसमें रिकमेंडेशन होती थी अली इमरान की, उसमें रिकमेंडेशन होती थी लाहौर में एंटी करप्शन के एक बड़े ही जुम्मेदार शख्स की। ये वो जुम्मेदार शख्स था जिसने अपनी एक तफ्तीश में इसे बेगुनाह भी किया था, और ये बाकायदा एक माफिया था। ये माफिया मिलकर लूटता था। अगर ये पावर डेवलपमेंट कंपनी में किया तो उसको मुझे देखे इसकी सिफारिश किसने की? जरा गौर करें ना आप, एकदम चला जाता है और बड़े अच्छे ओहदे पे चला जाता है, तो उसकी सिफारिश किसी और ने नहीं की। उसकी सिफारिश उस वक्त भी जनाब वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला के दामाद ने की थी, और ये आहद चीमा की एक गुड बुक में था, और आहद चीमा की एक जो लॉबी तो उसका अहम रुकन था। इसके साथ किया क्या गया? इसके साथ ये खेल खेला गया, किसे कहा गया कि जनाब अब बहुत सी चीजें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। एक काम में इसने जिसकी मालियत थी 6.5 करोड़ रुपया, उसमें जब इसने हिस्सा ना दिया तो उसमें एक फड्डा पड़ता है। फड्डा पड़ने के बाद इसकी बड़ी बाहर चीजें निकलती हैं, अखबारात में खबर छपती है, तो उसको उस खबर के बाद इसको गिरफ्तार करवा दिया जाता है एंटी करप्शन में, खुद ही केस बनाकर। उससे यह कहा जाता है कि जब तुम एंटी करप्शन में पकड़े जाओगे तो तुम्हें रिलीज भी करा लिया जाएगा और बड़ा मामूली सा केस बनेगा ताकि बड़े इससे बच जाए। मगर वो केस चलता चलता इतना आगे चला जाता है कि उसकी गिरफ्त में फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। एंटी करप्शन का एक DSP जो इसकी गिरफ्तारी के बाद भी इसे अपने घर में सुलाता है। ये मैं बिल्कुल आपको वो बात कह रहा हूं जो लाहौर पुलिस का एक DSP एंटी करप्शन में था जिसने ये इन्वेस्टिगेशन की थी, जो चंद दिनों बाद पकड़ा जाएगा। अच्छा। मैं भी ये भी आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, वो चंद दिनों बाद पकड़ा जाएगा, क्योंकि नैब ने उसके हवाले से भी अहम तरीन सबूत हासिल कर लिए कि किस तरीके से नवीद इकराम के मामले में कौन कौन किस तरह मुलव्वस होता था। देखिए ये पंजाब के अंदर ना कोई 12-16 मशीनें थी ऐसी जो नोट छापती थी सरकार के लिए, जो सरकार के छापती थी। ये फवाद हसन फवाद थे, ये आप कह रहे हैं आहद चीमा वाले ग्रुप, नहीं फवाद हसन फवाद वाले ग्रुप में था, ये आहद चीमा वाले ग्रुप में था, या ये वो एक ही ग्रुप है और मतलब हम कह सकते हैं एक ही टीम में? क्या है ये? जी नहीं, ये ग्रुप था आहद चीमे का, ये आहद चीमा के ग्रुप में था। और आहद चीमा जो है, आप जरा इसकी एक प्रोफाइल में चेक करें तो आपको सबसे ज्यादा तकरीबात में जो तस्वीर इसकी मिलेंगी, जो चीजें मिलेंगी, वो आहद चीमा के साथ मिलेगी। अगर आप इसके टेलीफोन की डिटेल निकाल लें तो आपको सबसे ज्यादा जो इसके राब्ते होंगे वो आहद चीमा से मिलेंगे। ये फ्रंटमैन होगा, खालिद परवेज होगा। राना साहब, ये जिनका आप कह रहे हैं ना, जिनका सबसे ज्यादा रब्त है इनके साथ, वो इमरान यूसुफ है। वो इमरान यूसुफ किधर है इस वक्त? राना साहब, आपकी इत्तलात क्या है, किधर है ही, वेयर इज ही, और क्या वो उनके बारे में क्या इत्तलात है, किस तरह पेशरफ्त है उनके बारे में? देखें वो इमरान यूसुफ साहब तो इस वक्त बैठे हैं जी लंदन में। अच्छा। और मैं आपको ये बिल्कुल सदका बात कह रहा हूं कि मुझे उन्होंने लास्ट मेरी एक उनसे मुलाकात होती है एक जगह पे,
तो मुझे कहते हैं जी मैं तो मेरा बेगुनाह हूँ, आप ऐसे टीवी पे बैठ के आप लोग शोर मचाते हैं। मैंने कहा जी आप साबित कर दें आप बेगुनाह है, डॉक्यूमेंट से साबित कर दें, हम आपके हक में बोलेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं साबित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर चल जाओ, तुम्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। तो मैं तो उनके कहने पे पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं। आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स जो उस वक्त वजीर आला होता है, अभी वो ज़िमनी इलेक्शन, वो अभी पूरी सेटअप नहीं आया था, और वो अपने दामाद को खुद पाकिस्तान से बाहर भेज रहा है कि आप चले जाओ पाकिस्तान से बाहर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको लुक आफ्टर कौन कर रहा होगा, उस सारी चीजों के पीछे कौन होगा। तो ये सारी चीजें अली इमरान जो था वो सब कुछ करता था, शहबाज शरीफ की माँ पे करता था। शहबाज शरीफ ने अहकाम जारी किए हुए थे कि अली इमरान जो कहेगा आपने वही करना है, उस पर साइन होने हैं, उसी पे हर चीज होनी है। इतने मुझे एक बात बताएं, जरा उसकी प्रॉपर्टी निकाले ना, डिफेंस वाला घर उसने कहां से लिया था? डिफेंस वाले घर से आप बाहर निकले, ये जो प्लाजा बन रहा था वो कहां से लिया था? उस प्लाजे से आप बाहर निकलते हैं, जो प्रॉपर्टियां आपने पिछले चंद प्रोग्रामों में उनकी दिखाई अली इमरान की, वो कहां से आई थी? वो जद्दी पुश्ती करोड़पति तो नहीं था, अरबपति तो नहीं था, उसके पास ये पैसे कहां से आए? वो यही पैसे थे जो मुख्तलिफ अदारों में ये लोगों को लगाता था, उनसे अपना हिस्सा वसूल करता था। लाहौर शहर में तो बालके लाहौर में तो पटवारी इनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता था। सही बात ये है। तो फिर बड़े ये जो आप सब नाज़रीन इस वक्त फहरिस्त देख रहे हैं, ये उन एसेट्स की फहरिस्त है। मैं फिर बताता चलूं, ये BS20 यानी 20th अफसर की फहरिस्त है एसेट्स की, जो पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, और उन पर इल्जाम है जी 499 मिलियन रुपीस की मुबैना बेकायदगियों और एम्बेजलमेंट का, और ये उनके एसेट्स है जो उन्होंने प्ली बार्गेन में नैब को वापस करने की बात की है। अब अप्रोक्सीमेटली इन एसेट्स की मालियत तकरीबन बताया जाता है कि 1 बिलियन रुपीस बनती है। अब दैट इज ऑल्सो आई डोंट नो ऑन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। और दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताऊं कि अली इमरान जिनका जिक्र हो रहा है इस वक्त, उनके बारे में जो 13 करोड़ रुपए जो इन्होंने दिए हैं इस वक्त, उसमें भी नैब जराए या हमारे जो जराए बताते हैं कि वो 13 करोड़ रुपए भी प्रॉपर्टी की शक्ल में है। यानी अगर वो पैसे जो अली इमरान को दिए थे वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू भी अब तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक जाती है। तो 13 करोड़ रुपए जो दिए थे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हुए थे इनके लिए, अली इमरान के लिए, और वो अब 50 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। इन एसेट्स के अलावा 50 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी और है। शहजाद साहब, ये जो प्रॉपर्टी खेल रहे थे कि प्रॉपर्टी खरीद ली उसके लिए, उसने के लिए, और फिर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, और अब ये प्रॉपर्टी सीज होगी, क्या होगा? किस तरह से नैब आगे काम करती है शहजाद साहब? सिफान, पहली बात तो यह है कि ये मार्केट वैल्यू पे पैसे वापस लिए जाएंगे, ना कि वो पैसे जो कि उन्होंने उस वक्त करप्शन से पैसे कमाए थे। लेकिन जो राणा साहब ने बात की है ना, उसके अंदर ये है कि राणा साहब, अगर आप तक आवाज आ रही है तो शहजाद साहब से हमने पूछा कि क्या नैब का होगा आगे ना, तो प्ली बार्गेन के हवाले से। जी शहजाद साहब, आप कह रहे हैं मार्केट वैल्यू पर जाएगी, आप शहजाद साहब ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी मार्केट वैल्यू पे जाएगी। और राणा साहब ने एक बात की थी कि जी ये इतने जब बन रहे थे एसेट, तो देखिए ये 56 कंपनी का जो केस है, असूलन नैब का जो अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसकी सेक्शन 33B ये कहती है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा 50 मिलियन या उससे ज्यादा का, तो वो नैब को एज सून एज पॉसिबल उसकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट डीड जो है वो नैब को भेजी जाएगी, ताकि उसका अवेयरनेस और प्रिवेंशन वाला विंग जो है उसकी पूरी स्टडी कर सके। अब आप देखिए कि ये साहब जो हैं, मैं इस पे अभी भी मेरा शक है कि ये जो अभी 50 करोड़ की इनके ऊपर करप्शन का जो निकला है, और जिसमें से सिर्फ ये बताया जा रहा है कि शायद 13 या 14 करोड़ रुपए जो हैं वो उन्होंने इमरान को दिए हैं। ये जहन में रखिए कि जो फ्रंट मैन लगाया जाता है वो 20-25% से ज्यादा उसका हिस्सा नहीं होता, 75% पीछे जाना चाहिए, जबकि ये उल्टा बताया जा रहा है कि पीछे इसने सिर्फ 13-14 करोड़ दिए हैं और बाकी सारे इसने लिए हैं। मेरा ख्याल ये है कि 40-45 करोड़ अगर इसने लिए हैं या 35-36 करोड़ लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि 70-75 करोड़ इसने पीछे लोगों को दिए हैं, जिन लोगों ने इसको इस जगह पे प्लेस किया है। और अंदाजा भी यही है कि ये जो 56 कंपनीज हैं, अभी देखिए ना, साफ पानी वाला केस का, आशियाने वाले का, और ये अब तीसरा चला है, और नैब ने पूरी 56 कंपनियों का केस उठाया हुआ है। और ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें निकलती आएंगी, सामने आएंगी ये कि ये इतना, मैं तो सोच रहा था शायद आप पूरे शहर के एसेट बता रहे हैं, एक शख्स के इतने एसेट हैं जो ग्रेड 20 का एम्प्लॉई है। आज आप देखिए कि अगर जो ईमानदारी से एक सेक्रेटरी रिटायर होता है तो वो बस अपना एक घर ही बना सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं आगे जा सकता।
एग्जैक्टली, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हैरान भी हो रहे होंगे, मैं भी हो रहा हूं कि एक 20 ग्रेड के अफसर के इतने असासे जो वो नैब को वापस करने को तैयार है और पैसे उसने किस किस को दिए हैं, क्या क्या नेक्सेस है, ये सब कुछ आज हो रहा है बेनकाब इस प्रोग्राम में। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो नैब का एक और रेफरेंस, और ये रावलपिंडी नैब का रेफरेंस है, हाउसिंग सोसाइटीज, जिसने पब्लिक एट लार्ज को बड़ा चीट किया है। तो वील डिस्कस दैट कि वो क्या है रेफरेंस और इस तरह से कितनी हाउसिंग सोसाइटीज लोगों को चीट कर रही हैं, हम करेंगे बेनकाब। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन इंकशाफात का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हाउसिंग पे आए, हम एक फहरिस्त आई थी सूबा सिंध में जो जराए से आई थी, जिसके अंदर सूबा सिंध में मुख्तलिफ मुकदमात हैं इस पर, जो सूबा सिंध की मुख्तलिफ शख्सियात पे कायम है। इस वक्त नैब के अंदर जो रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी स्टेजेस में इस वक्त मौजूद हैं। इस फहरिस्त के अंदर एक नाम नहीं था और वो नाम था साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब का। आज उनकी नैब में तलबी थी और ये तलबी जमीनों के हवाले से थी, और जमीनों के एक अहम तरीन केस के हवाले से थी, जिसके अंदर हजारों एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर, मुबैना तौर पर अलॉट हो गई। और इस सिलसिले में कायम अली शाह साहब, जो कि उस वक्त वज़ीर आला सिंध थे, उन पर इल्जाम था, और हमारी इत्तलात ये बताती हैं कि आज वो खुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन उनके लॉयर ने पेश होकर जवाब नैब में दाखिल करा दिया है। दैट इज ऑलमोस्ट सफिशिएंट जो उन्होंने जवाब दाखिल कराया। तो वो खुद हाजिर नहीं हुए नैब में। आज 2 बजे उनकी तलबी थी, उनके वकील नैब में पेश हो चुके हैं। लेकिन जनरल जोशी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए इस प्रोग्राम में, ये जो फहरिस्तें आई थी वो तो अपनी जगह, लेकिन कायम अली शाह साहब जो हैं वो बड़े, उनका गैर मुतनाज़ा पीरियड कहा जाता था, उनकी जात के हवाले से था। अब ये साबित, ये जमीनें अगर चली गई उनके दौर में तो क्या होगा? यानी उनसे पूछा जाएगा कि मैंने तो दस्तखत कर दिए, मुझे किसने कहा था दस्तखत करने को, तो क्या नैब उसको पकड़ेगी या इनको पकड़ेगी? क्या होता है आगे, किस तरह होता है? जनरल शाह साहब, आपकी क्या? देखिए, बात यह है कि ये तो इनको क्या इल्हाम हुआ, ख्वाब आया कि मैंने ये जमीनें देनी है, आखिर किसी ने हुक्म दिया होगा जी। असल चीज ये है कि वजीर आला चूंकि एक बाख्तियार जिम्मेदार ओहदेदार है जी, तो तमाम इन चीजों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आती है। अब वो आगे किसी का नाम बता दे, मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहे कि जी मुझे पार्टी के सदर बिलावल साहब ने कहा था या जरदारी साहब ने कहा था तो इसलिए मैंने किया, तो वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते थे कि उनका हुक्म माना जाता। अच्छा, जैसे कि वजीर कोई कह सकता है कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दिया था तो मैंने ये कर दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे पार्टी हेड ने ये कहा था इसलिए मैंने कर दिया। अगर उसने किया है तो जिम्मेदारी उसके अपने कंधों पे है। लिहाजा शाह साहब ने खुद जाती तौर पे तो डेफिनेटली हम भी सुनते हैं कि कोई फायदा नहीं लिया हुआ, लेकिन उनकी शख्सियत कमजोर थी। वो बड़ा अरसा रहे वजीर आला और दूसरों के हाथ में खेलते रहे। नतीजा ये कि उनके दौर में गवर्नेंस बड़ी ढीली ढाली थी, बड़ी कमजोर थी, जो जिसका जी चाहता था वो कर लेता था। उन्हीं के दौर में शर्जील मेमन वाला किस्सा हुआ, उन्हीं के दौर में ये डॉक्टर आसम वाले मामला हुए, और बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी वाली के इशू जो हैं, बेशुमार जमीनें जो कंसोलिडेशन में इन्होंने करके दी इनलीगल, वो ज्यादातर इन्हीं के दौर में हुई। तो पार्टी को भी ये सूट करता है ऐसा आदमी जो कि एक्सेसिबल हो और आपका कहना भी जल्दी मान ले और सरेंडर कर दे और उससे जो जी चाहे आप करवा लें। नतीजा ये कि मुल्क लुटता रहा। अब जवाबदेही इन्हीं की होगी, ये जो जी चाहे कहते नहीं। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो वो शाह साहब को भुगतना होगा। सही। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव में जनरल साहब ये भी सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बहुत सी बातें आ रही हैं कि बहुत से लोग अप्रूवर बनने को तैयार हो चुके हैं। उसमें बड़े अहम नाम आ रहे हैं जो पहले जेलों में भी रहे हैं, बाहर छूट गए, फिर चले गए, फिर कायम अली शाह साहब को बुलाना। तो ये जो नाम है, जो फहरिस्त है, अगर मैं आपके सामने रखूं, सैयद मुराद अली शाह, इसमें डॉक्टर आसिम हुसैन, आगा सिराज दुरानी, सोहेल अनवर सियाल, ये वो हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। स्पेसिफिकली वो बता रहा हूं, एमक्यूएम के अलग है, शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाल अंजार, जाम खान शोरो, एजाज जाकरानी, लियाकत जतोई, पीर सबकतुल्ला राशिदी, खैर ये तो अलग जमात से हैं, सिद्दीक मेमन, गुलाम हैदर जमाली, नवाब मोहम्मद तैमूर तालपुर, मंजूर कादिर डीजी एसबीसी और मंजूर वसान। तो ये अगर 19 नाम है तो इनमें से 15 या 16 नाम तो पीपल्स पार्टी के हैं जिनका ताल्लुक रहा है। ये अप्रूवर बन सकते हैं क्या जनरल साहब? आपको लगता है इनमें से क्या, या ये खड़े रहेंगे अपनी पार्टी के साथ?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसमें होता ये है कि बाज लोगों ने बहुत लंबे हाथ मारे हैं और बाज का कोई इतना ज्यादा नहीं है जी। जिनका ज्यादा नहीं वो लाजमन ये सोचेंगे कि जी अगर हमने किसी के लिए किया है, फायदा किसी और को पहुंचा, नाम हमारा इस्तेमाल हुआ, तो हम क्यों सजा भुगतें। तो ऐसे लोग अप्रूवर बन जाते हैं। वो भी अप्रूवर बन जाते हैं जो बाज़ औक़ात खुद कमजोर होते हैं, वो समझते हैं कि कौन जेल में जाएगा, भुगतता रहेगा सजाएं, वो भी लोग अप्रूवर बन जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर बड़े पैमाने पर हाथ डाला गया तो कई लोग अप्रूवर बन जाएंगे। अच्छा, और जैसे लास्टली, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाउसिंग सोसाइटीज का जो आपने अभी जिक्र भी किया कि जो कायम अली शाह साहब के दौर में हुई, तो सर जमीनें जो अलॉट हो गई और गैर कानूनी तौर पर अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया, देन व्हाट, उन लोगों का क्या होगा इस वक्त? अगर जिस तरह अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ठीक है, तो उस पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कानूनी भी और वैसे भी क्या रखा जाए, मामले को किस तरह डील किया जाए? एक तो वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा गैर कानूनी काम करके तो हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। उसमें ये गवर्नमेंट के सरकारी अफसर हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होंगे, मिनिस्टर साहब होंगे जिनके तहत ये आता है डिपार्टमेंट, और अगर ये इसमें वो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो अगर आती है कहीं, तो उसका भी जो हेड रहा उस वक्त में, उस पे चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये तो लोग हैं जिनको माली फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सजा दिए जाएंगे इसलिए कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बजाय किसी और का साथ दिया और हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ यह कि जमीन जिनके पास चले गई उनसे लाजमन पैसा वसूल किया जाएगा मार्केट रेट पे, ताकि गवर्नमेंट की जमीन अगर गई है तो गवर्नमेंट को कम से कम उसका पैसा वापस आ जाए। और वो जमीनें चूंकि उन पे मकान बन चुके हैं, जो लोग ले चुके हैं, उनका तो नुकसान नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने सोसाइटी बनाई, जिन लोगों ने ये सारा खेल खेला, उन्होंने आगे पैसा कमाया, लेकिन हुकूमत को तो वो कुछ नहीं मिला, इसलिए कि हुकूमत को 2 कौड़ी की जमीनें डेजर्ट में लेके तो यहाँ कंसोलिडेशन करवा लिया आपने, तो वो आपको फिर मार्केट रेट पे पैसा देना होगा ताकि हुकूमत का माली नुकसान कम से कम ना हो। ठीक है जैन साहब, आप गॉट योर पॉइंट। और आपको जो हम बता रहे हैं जमीनों के हवाले से सूबा सिंध में स्पेसिफिकली, तो एक बहुत बड़ा मामला है जी 25 अरब रुपए का जमीनों का, और जिसका ताल्लुक इस वक्त शहर कराची से, सूबा सिंध से है। और इधर जो इलीगल अलॉटमेंट्स हुई हैं और किस तरह नैब की कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पर डिटेल के अंदर हम तहकीकात भी हमारी जारी है और नैब भी इस वक्त कार्रवाई कर रही है, तो वील शो यू दैट। और लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह कल या एक आध दिन में आपके सामने पूरा प्रोग्राम उस पर भी पेश किया जाएगा। राना अजीम साहब, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट जो प्रेस रिलीज आज नैब की आई रावलपिंडी के हवाले से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र है, ये एक रेफरेंस फाइल हुआ है इस वक्त रावलपिंडी में, जिसके अंदर जिस अहम रेफरेंस के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज और वही मसला कि पब्लिक एट लार्ज को चीट किया गया, मिलीज बटोर लिए गए लोगों से, लेकिन इवेंचुअली जब पोजेशन का वक्त आया तो प्रॉपर्टी थी नहीं या एसेट्स थे नहीं, ट्रांसफर नहीं किया गया। आज नैब ने रेफरेंस फाइल किया और बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज तरह की आ रही है। नैब की कार्रवाइयां हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से स्पेसिफिकली कितना फ्रूटफुल है आपकी नजर में राना साहब, और क्या सही डायरेक्शन में जा रही है? देखिए बिल्कुल नैब अपने बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है और ठीक कर रही है। और देखें ना आप, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर किसी ओवरसीज़ को लूटा गया, अगर आम आदमी को लूटा गया है, तो वो हाउसिंग सोसाइटी की आर में लूटा गया है। और आप इस्लामाबाद के अंदर देखें, पिंडी के अंदर देखें, जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं, जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये मैं तमाम के मतलब कह रहा हूँ, उनमें एक हाउसिंग सोसाइटी ऐसी बता दें कि जिसने ठीक तरीके से जो हाउसिंग सोसाइटी हो, जितनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ सब में 2 नंबरी हुई है, जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हाउसिंग सोसाइटियाँ उसमें भी 2 नंबरी हुई है। आप इसी हाउसिंग सोसाइटी को ले लें जिसका आज रेफरेंस हुआ है, आप जरा इसमें देखें ना कि इसमें सरकार का कितना अमल दखल था, बिल्कुल सरकार के अलावा बाकी किस किस केस में अमल दखल था। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर आप सबसे पहले इस माफिया को पकड़ेगी नैब, और इस माफिया को पकड़ेगी तो आम शहरियों को इसमें रिलीफ मिलेगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी मकान खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए लगाई थी, तो उनको इसमें रिलीफ मिलेगी। जो बाकी करप्शन है जिसमें नवीद इकराम जैसे लोग शामिल हैं, उसमें हुकूमत को रिलीफ तो जरूर मिलेगा, हुकूमत को पैसा वसूल होगा, मगर ये वो चीजें हैं जिसमें आम शहरियों को पैसा वसूल होगा, उनकी रकूम वापस आएगी। और वो माफिया जो पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज की आड़ में हुक्मरानों को भी नवाजता है, हाउसिंग सोसाइटियों की आड़ में बड़े बड़ी अहम शख्सियात को भी नवाजता है, और उसके बाद जो नवाजता है वो पैसा सारा आपका और मेरा लूटा हुआ पैसा होता है, आम शहरियों का लूटा हुआ होता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का लूटा हुआ होता है। और पहली दफा मैं समझता हूं नैब बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही है। जो आपने बात की पहली दफा लोगों को हाथ डाला जा रहा है, राना साहब ये पहली दफा वाली बात की, इससे पहले मैं हाउसिंग सोसाइटी और इसकी इस प्रेस रिलीज पर आऊं, क्योंकि आप साथ हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, ये जो नासिर इकबाल साहब थे उस पर डीजी नैब रावलपिंडी, तो जिनके बारे में हालिया 8 अक्टूबर 2018 का एक नोटिफिकेशन था जिसमें उनको एज ऑफिसर ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वो आए थे
और उनको फिर डीजी नैब रावलपिंडी, और फिर बड़ी जल्दी जल्दी तरक्की हुई थी। उनको पहले सेक्रेटेरिएट का चेयरमैन बना दिया गया, एक नया महकमा डीजी सेक्रेटेरिएट, और फिर उसके बाद डीजी रावलपिंडी, और बड़े जल्दी जल्दी तरक्की हुई उनकी, और वो 19-20 ग्रेड में महीनों के अंदर, दिनों के अंदर बल्कि इनफैक्ट तरक्की हुई। उनको नैब ने हटा दिया। ये क्या? और मैंने जो सुना हमने कि इनके मातहत जिस वक्त ये थे तो पनामा केस, क्या बड़े बड़े केस नामों के, जिनके अगर नाम गिनना शुरू करें तो हमारे जबानों पे भारी पड़े वो नाम, इतने बड़े बड़े मामलात हैं वो, तो वो सब थे जब वहां पर ये मामला, जब ये डीजी थे। तो ये हो रहा था रावलपिंडी में इस वक्त। राणा साहब, बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि इन समेत एक लाहौर में भी एक ऐसी ही शख्सियत है जो बड़े अहम ओहदे पे है नैब में, उनको भी हटाया जा रहा है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी किसी ना किसी तरीके से लैंड माफिया के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये वसूख से कह सकता हूँ और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये वो लोग थे जिन्होंने बाकायदा, जिनकी वजह से लैंड माफिया सारी 2 नंबरी करता था, और जब कभी कोई नैब में मामला जाता था तो ये उनको रिलीफ देते थे। इसलिए अब नैब के अंदर भी बहुत सी सफाई होना शुरू हो गई है, और बहुत से ऐसे लोगों को जो ऐसे माफिया के साथ मुलव्वस थे अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया और उनको हटाया जा रहा है, ताकि एक साफ और शफाफ जो है एहतसाब का अमल पूरा हो सके। एग्जैक्टली, बड़ा जरूरी है। लेकिन नैब रावलपिंडी फाइल्ड अ करप्शन रेफरेंस अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एम्प्लॉइज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एंड अदर्स। ये आज की इस वक्त प्रेस रिलीज है नैब की, और शहजाद साहब से हम जानेंगे कि इसमें जो सरकारी पुष्पनाही की बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी नैब हैज फाइल्ड अ रेफरेंस अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एम्प्लॉइज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एज पर डिटेल्स the accused persons, namely Rana Ghulam Farid, President, Ministry of Commerce, Employees, Cooperative Society, Syed Amir Hussain Shah, ex-Vice President, General Secretary, Mazhar Hussain, General Secretary, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, दीगर नाम है, सनशाइन रियल एस्टेट मार्केटिंग, खुशनवाज प्रॉपर्टी। और फिर जो इल्जाम है जी वो ये है जी कि द सोसाइटी हैज रिसीव्ड मिलियंस ऑफ रुपीज फ्रॉम मेंबर्स whereas the same has been embezzled by the accused persons instead of spending on purchase of land for development works of the society. Moreover, accused person also allotted illegal plots without any balloting. तो शाह साहब, ये तो मेरे ख्याल से हाउसिंग सोसाइटीज के लिए आप कह दिए एक स्टैंडर्ड जो है एसओपी प्रेस रिलीज होनी चाहिए। यही हो रहा है हर जगह, जो पकड़ी जाती है कि वो पैसे ले लेते हैं, आगे कुछ होता नहीं है उनके पास। सिफान, आपको मेरी आवाज आ रही है साहब? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है साहब। देखिए, इसमें बड़े जुल्म की बात है कि नैब ने एक सेल बनाया था 2001-2002 में, क्योंकि उस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के अंदर 100 की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज थी जो फेक थी और काम कर रही थी, और हज़ारों नहीं लाखों इफेक्टिव उसके थे, और बहुत सारी सोसाइटीज़ को उस वक्त उनके लोगों को, जो एग्जेक्टिव उनके थे, उनको पकड़ के और लोगों को बाद में उनके चेक जो थे, उनके पैसे जो थे उन तक पहुंचाए गए। लेकिन इसमें जुल्म ये होता है कि जो लोग आज से 5 या 7 साल पहले पैसे जमा कराते हैं, जब उनको आज हम 5 या 7 साल बाद पैसे लेके वापस भी करते हैं तो वो उनकी कंपनसेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर बनाने के लिए वो प्लॉट लेने की कोशिश की थी जो कि उतने पैसों में आज उसका कुछ भी नहीं मिल सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे रेगुलेटर्स जिनके ऊपर लोगों का इत्मीनान था, जैसे सीडीए है, एलडीए है, ये इनकी अपनी स्कीमें जो हैं वो भी इस वक्त बहुत मशकूक हो गई हैं। लोगों को प्लॉट जो हैं, जो मेन प्लॉट्स हैं, वो लोगों को बगैर बैलेटिंग के दिए जाते हैं, जैसा आपने कहा है। यानी वो रेगुलेटर्स जो हैं वो अपनी ही स्कीमों में, जिनके ऊपर लोगों को बड़ा इत्मीनान होता था, अंधा इत्मीनान होता था कि सीडीए का अगर प्लॉट निकला है, कोई स्कीम निकली है, तो लोग आंखें बंद करके अप्लाई करते थे। डीएचए का कोई होता था, आंखें बंद करके अप्लाई करते थे। अब लोगों को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें। अपने घर तो हर एक को चाहिए होता है, और हमारी जो माशरा है वो लैंड ओरिएंटेड है, फ्लैट ओरिएंटेड नहीं है ज्यादातर हिस्से में। तो लोगों को प्लॉट लेके घर बनाने का होता है शौक, और वो इस माफिया के हत्थे चढ़ रहे हैं। हमारे रेगुलेटर्स जब तक ये बड़ा स्ट्रिक्टली इस काम को नहीं करेंगे, और दूसरा किरदार जो है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो कि ये जो स्कीम जिसमें लैंड एक्वायर ही नहीं हुई होती और वो एक सर्टिफिकेट दिखा रहे होते हैं, एक्चुअली वो सर्टिफिकेट नहीं होता, वो एप्लीकेशन का नंबर होता है जिसके तहत उन्होंने अप्लाई किया होता है रेगुलेटर को, और अभी लैंड एक्वायर नहीं हुई, उसकी जबरदस्त किस्म की एडवर्टीजमेंट बनती है, और ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं ये लोगों को मिसलीड करती हैं। और मैं ये समझता हूं कि नैब के अलावा रेगुलेटर्स को ये
सख्ती से देखना चाहिए कि जो ठीक भी है, सोसाइटी आगे ये लेके आ रही है चीजें, क्या लैंड पूरी उसने एक्वायर कर ली भी है Exactly, और उसको 1/3 उसने प्लेज बड़े कर दी है रेगुलेटर के पास, ये बड़े तो तब अहम ये checks आगे हैं। इसको इजाजत मिलनी जो चाहिए। चेक्स हैं बड़े अहम चेक्स हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, सर आपने रेस किए हैं। राना साहब का भी और आपका शुक्रिया, जिन्होंने अमजद शेख साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था ऑन कॉल, उनका भी शुक्रिया। लेकिन आपको ये बताते जाएं क्योंकि जमीनों के हवाले से, हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से इस प्रोग्राम के जरिए, और फिर जो जमीनों के हवाले से कराची की नैब ने कार्रवाइयां रिसेंटली की है, वो भी डिटेल के अंदर आपके सामने होंगी बेनकाब। लेकिन इंशाल्लाह आज या कल में और डिटेल्स के साथ आपके सामने आएंगे। नैब की कार्रवाइयां जारी रहेंगी तो प्रोग्राम बेनकाब भी आपके सामने इन करप्ट अनासर को बेनकाब करता रहेगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।